हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की परीक्षा में शैक्षिक परिदृश्य का जो भाग है उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने 3 क्लास और शिक्षण अधिगम नवाचार की एमसीक्यू भी ले ली हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, जिससे कि आपको शुरू से समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। देखिए, 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़े से समय में हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और यही हमारा एक डेली पैटर्न चल रहा है कि भाई आप 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम रोजाना इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? यानी ऐसा कौन सा इनोवेशन है जिसमें बालक सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को क्या करता है, सहभागिता को निभाता है? पहला है प्रवचन विधि, दूसरा परियोजना विधि, तीसरा स्मृति परीक्षण और चौथा गृह कार्य। तो देखिए, सक्रिय रूप से बालक सीखने में सहभागिता वहाँ दिखाता है जहाँ पर उसको उत्सुकता हो। तो परियोजना विधि में जब कोई बालक प्रोजेक्ट बनाता है तो उत्सुक होता है और वह अपनी सक्रियता सहभागिता के साथ उसको सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परियोजना विधि। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? बी, परियोजना विधि। नेक्स्ट है BYOD नवाचार किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए, BYOD का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रिंग, वाई का मतलब होता है योर, ओ का मतलब होता है ओन और डी का मतलब होता है डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये BYOD नवाचार का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम नवाचारों में ब्लेंडेड लर्निंग का तात्पर्य है। ब्लेंडेड लर्निंग, पहला है केवल ऑनलाइन शिक्षा, दूसरा केवल पारंपरिक शिक्षा, तीसरा ऑनलाइन व पारंपरिक शिक्षा का सम्मिश्रण, चौथा केवल प्रायोगिक परीक्षा। तो ध्यान दीजिए, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह से यदि शिक्षा प्राप्त की जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं उसको। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑनलाइन व पारंपरिक शिक्षा का सम्मिश्रण, सी। नेक्स्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम नवाचार की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम नवाचार में जो बच्चा होता है पहले क्लास को घर पर देखता है, उसके बाद कक्षा में जाकर उसकी चर्चा करता है, कक्षा में जाकर वह सीखता है। तो ऑप्शन 1 है शिक्षक का प्रभुत्व, ऑप्शन 2 है छात्रों का पूर्व अध्ययन और कक्षा में चर्चा, और ऑप्शन 3 है केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण, और ऑप्शन 4 है गृह कार्य की अधिकता। तो देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्रों का पूर्व अध्ययन किया जाता है, और मतलब छात्र क्या करेगा, पहले पूर्व अध्ययन करेगा, पहले पढ़ेगा और उसके बाद कक्षा में क्या करेगा, चर्चा करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है शिक्षा में गेमिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गेमिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य, गेमिफिकेशन मतलब शिक्षा में खेलों को अपनाने का क्या उद्देश्य है? तो सीधी सीधी बात है भाई, शिक्षा में खेलों को अपनाने का उद्देश्य तो ये होगा खेल के माध्यम से सीखना या सिखाना, शिक्षण करना या अधिगम करना। तो शिक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाना, शिक्षा को खेलों के माध्यम से रोचक बनाना, शिक्षा से खेलों को हटाना, केवल शारीरिक विकास करना। तो देखिए, शिक्षा को खेलों के माध्यम से रोचक बनाने के लिए शिक्षा में गेमिफिकेशन को लाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या बढ़ाता है? मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें हम स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या बढ़ाएगा? अनुशासन, दूसरा है शिक्षक की मेहनत, तीसरा शिक्षार्थी की सहभागिता और दृश्य अनुभव, चौथा मूल्यांकन में कठिनाई। तो देखिए, स्मार्ट बोर्ड का जब प्रयोग किया जाएगा तो वो शिक्षार्थियों की सहभागिता को बढ़ाएगा और उसको दृश्य अनुभव प्रदान करेगा, यानी वो देखकर उससे क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा रहा है? शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा रहा है? पहला है छात्रों को अनुशासित करने हेतु, दूसरा परीक्षा परिणाम छिपाने हेतु, तीसरा वैयक्तिक अधिगम अनुभव प्रदान करने हेतु, चौथा है शिक्षक की जगह लेने हेतु। तो देखिए, शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसलिए किया जा रहा है जिससे कि वैयक्तिक अनुभव प्रदान हो सके,
और वैयक्तिक अनुभव छात्र को मिल सके। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी, वैयक्तिक अधिगम अनुभव प्रदान करने हेतु, यानी व्यक्तिगत अनुभव, अधिगम जो अनुभव है उसको छात्र को मिल सके, इसलिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है MOOC क्या दर्शाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। शिक्षक संघ, एक प्रकार की पारंपरिक शिक्षण पद्धति, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो देखिए MOOC होता है ये डिजिटल कोर्स की सुविधा है, प्लेटफॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नवाचार शिक्षण पद्धति नहीं है, यानी कौन सी शिक्षण पद्धति नवाचार आधारित नहीं है? पहला है संवाद विधि, दूसरा वीडियो आधारित अधिगम, तीसरा डिक्टेशन विधि और चौथा है आभासी प्रयोगशाला। पहला कौन सा है? संवाद विधि, दूसरा है वीडियो आधारित अधिगम, तीसरा डिक्टेशन विधि और चौथा है आभासी प्रयोगशाला। देखिए संवाद विधि शिक्षण पद्धति है, वीडियो आधारित अधिगम शिक्षण पद्धति है, नवाचार आधारित आभासी प्रयोगशाला है, लेकिन डिक्टेशन विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को कलाकार बनाना, पाठ्य वस्तु को कला के माध्यम से समझाना, कला शिक्षा को हटाना और केवल मनोरंजन प्रदान करना। देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है पाठ्य वस्तु को कला के माध्यम से समझाना। इसका पाठ्य वस्तु को कला के माध्यम से समझाना। नेक्स्ट है ICT आधारित शिक्षण में क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब क्लाउड स्टोरेज तो मेमोरी से संबंधित बात हो गई। पहला है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने हेतु, दूसरा है डेटा सुरक्षित रखने हेतु, तीसरा विद्यार्थियों की निगरानी हेतु, चौथा केवल वीडियो स्टोर करने हेतु। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? बी, डेटा सुरक्षित रखने हेतु। राइट आंसर क्या रहेगा? बी, डेटा सुरक्षित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैयक्तिक अधिगम को बढ़ावा देता है? पहला है डिक्टेशन विधि, दूसरा डिजिटल लर्निंग एप्स, तीसरा व्याख्यान विधि और चौथा पाठ योजना। तो देखिए वैयक्तिक अधिगम को बढ़ावा देगा डिजिटल लर्निंग ऐप्स। तो डिजिटल लर्निंग ऐप से जो छात्र है वो वैयक्तिक अधिगम अनुभव प्रदान प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चौथा नीति आयोग। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय, लेकिन पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन पहला भी दे रखा है, तो इसलिए ये नहीं होगा राइट आंसर। कौन सा होगा? वर्तमान में कौन सा विभाग है? वो शिक्षा मंत्रालय है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम नवाचारों में प्रमुख ध्यान किस पर है? पहला रटन प्रणाली, दूसरा प्रोजेक्ट आधारित अधिगम, तीसरा बोर्ड परीक्षा और चौथा है केवल मूल्यांकन। तो देखिए NEP 2020 के अनुसार प्रोजेक्ट आधारित अधिगम पर मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है। किस पर? प्रोजेक्ट आधारित अधिगम पर। नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? पहला है परीक्षाओं को नियंत्रित करने हेतु, दूसरा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु, तीसरा ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु, चौथा विद्यालय निरीक्षण हेतु। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु। ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट है डिजिटल लर्निंग नवाचार से छात्रों में कौन सा कौशल अधिक विकसित होता है? डिजिटल लर्निंग नवाचार से छात्रों में कौन सा कौशल अधिक विकसित होता है? पहला है केवल मौखिक, दूसरा विश्लेषणात्मक व समस्या समाधान, तीसरा अनुशासन और चौथा है कक्षा अनुशासन। तो इसका राइट आंसर है विश्लेषणात्मक व समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी आधारित अधिगम से किसका विकास अधिक होता है? पहला श्रवण कौशल, दूसरा अनुभवात्मक अधिगम, तीसरा है रटंत ज्ञान और चौथा मूल्यांकन कौशल। तो देखो वर्चुअल रियलिटी आधारित जो अधिगम होता है वो अनुभव प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, अनुभवात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है नवाचार के संदर्भ में स्टेम क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है।
तो स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगला है हाइब्रिड लर्निंग का क्या अर्थ है? हाइब्रिड लर्निंग केवल ऑनलाइन शिक्षण, दूसरा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों का मिश्रण, तीसरा सिर्फ प्रायोगिक शिक्षण, चौथा एआई आधारित शिक्षण। तो देखिए हाइब्रिड लर्निंग कहते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का जो शिक्षण का जो मिश्रण है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। शिक्षण अधिगम नवाचारों में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का क्या उद्देश्य है? यानी प्रॉब्लम समस्या आधारित अधिगम जो है उसका क्या उद्देश्य है? रटंत ज्ञान को बढ़ावा देना, समस्या हल करने की क्षमता विकसित करना, परीक्षा पास करना, व्याख्यान समझना। तो देखिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समस्या हल करने की क्षमता को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया। पहले भी 3 क्लास हमने ले रखी 20-20 क्वेश्चन से, तो टोटल अभी 80 क्वेश्चन के माध्यम से हमने इस पूरे चैप्टर को समझा और आगे भी आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार।